नमस्कार प्यारे बच्चों। तो बेटा मैं आपकी अगली वीडियो बनाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है मार्केटिंग और आपका जो टॉपिक है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट का अर्थ देखते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट का अर्थ है बेटा मार्केटिंग के फंक्शन को मैनेज करना। अब सिंपल सा अर्थ निकल गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब मार्केटिंग के काम को मैनेज करना। क्योंकि मार्केटिंग एक फंक्शन है जो कि संगठन में परफॉर्म किया जाता है। एक संगठन में कई फंक्शन परफॉर्म होते हैं बेटा, उत्पादन, विपणन यानी कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, बेचना, सेलिंग, परचेजिंग, खरीदना, जिसमें से मार्केटिंग भी एक क्या है, फंक्शन है। तो मार्केटिंग के फंक्शन को मैनेज करने को ही बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है बेटा। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट का अर्थ थोड़ा सा विस्तार से समझने के लिए पहले आप याद करो कि मैनेजमेंट के अंदर बेटा हम कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते थे। आपको याद होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग को 2 मिनट छोड़ दो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, 4 काम हम करते थे स्टाफिंग के अलावा। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट, देखो इसमें वर्ड कौन सा आया, मैनेजमेंट। इसका मतलब हमें किसी ना किसी चीज़ की मैनेजमेंट करनी है, और जहाँ भी मैनेजमेंट करनी है इसका मतलब हमें 4 काम तो करने ही हैं। कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं किसकी मैनेजमेंट कर रहा हूँ? मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग में कौन सी क्रियाएँ आती हैं? मार्केटिंग में वो क्रियाएँ आती हैं जो कि फैसिलिटेट करती हैं, अर्थात सहायक होती हैं। किस चीज़ में? एक्सचेंज की प्रक्रिया में। किसके एक्सचेंज? गुड्स और सर्विसेज का, वस्तुओं और सेवाओं का। किसके बीच में? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, अर्थात उत्पादक और ग्राहक। यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब है मैनेज करना मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को, और मैनेज करना मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोल करना। कौन सी एक्टिविटीज़ को? मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को, अर्थात उन एक्टिविटीज़ को जो कि एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, है ना। तो इसको मैं पूरा इंग्लिश में पढ़ के दिखाता हूँ अब। इन अदर वर्ड्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ the activities which facilitate exchange of goods and services between producers and consumers। यानी कि उन एक्टिविटीज़ का नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। किन एक्टिविटीज़ का? उन एक्टिविटीज़ का जो कि फैसिलिटेट, हेल्प करती हैं एक्सचेंज होने में गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। इसी को, यही मीनिंग है किसका बेटा? मार्केटिंग मैनेजमेंट का। अब अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, प्रक्रिया की बात करूं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए क्या प्रक्रिया जो है फॉलो करनी होती है, वो आपके सामने नीचे दे रखी है। ठीक है, देखो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला है चूजिंग अ टारगेट मार्केट। ध्यान से समझना बेटा ये क्या चीज़ है। जब आप कोई वस्तु या सेवा बेचने के लिए मार्केट में उतरते हो तो आम तौर पर आप पूरी मार्केट को अपनी मार्केट नहीं समझते। आप पहले चूज़ करते हो कि पूरी मार्केट में से मेरे कस्टमर कौन होंगे। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट सभी तो नहीं लेंगे, आपका प्रोडक्ट शायद सभी कस्टमर के लिए तो नहीं बना होगा। तो आपको एक टारगेट मार्केट चूज़ करनी पड़ेगी कि हाँ, मैं पूरी मार्केट में से इन लोगों को अपना ग्राहक मानकर इनको टारगेट करूँगा, इनको अपना लक्ष्य बनाऊँगा और इन्हीं को बेचने का प्रयास करूँगा। यानी पूरी मार्केट को टारगेट करने के बजाय आप मार्केट के सिर्फ एक हिस्से को, एक पार्ट को टारगेट करते हो और उसी को अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हो। तो मार्केट के जिस हिस्से को आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो उसी को बोलते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है? टारगेट मार्केट। जिस मार्केट के हिस्से को आपने टारगेट किया, जिस मार्केट के सेगमेंट को, पार्ट को सेगमेंट भी कहते हैं, हिस्से को क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो मार्केट के जिस सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हो वो आपकी क्या कहलाएगी? टारगेट मार्केट। एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कोई उत्पादक है, मैन्युफैक्चरर है, जो ये कहता है कि वो रेडीमेड कपड़े बनाएगा सिर्फ 5 साल तक के बच्चों के लिए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि उसने जो मार्केट चूज़ करी वो कौन सी चूज़ करी? 5 साल तक के बच्चे। 5 साल से ऊपर के जो बच्चे होंगे वो मार्केट इस उत्पादक की टारगेट मार्केट नहीं है। ठीक है ना, यानी टारगेट मार्केट मतलब मार्केट का कोई भी एक हिस्सा जिसको आप टारगेट कर रहे हो। ठीक है, अब वो हिस्सा आप उम्र के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो, जैसा कि इस एग्जांपल में दिखाया कि ये 5 साल से कम के बच्चों को टारगेट कर रहा है। हो सकता है ये कोई कपड़े बनाता और वो सिर्फ यंगस्टर्स के लिए, जवान बच्चों के लिए बनाता। फिर शायद टारगेट करता मान लीजिए 15 से लेकर 25 साल तक के नौजवानों को, तो फिर इसकी टारगेट मार्केट होती 15 से 25 साल तक के नौजवान। यानी कहने का मतलब है आप टारगेट
मार्केट जो चूज़ कर रहे हो वो एज वाइज, उम्र वाइज भी चूज़ कर सकते हो, आप एरिया वाइज भी चूज़ कर सकते हो सकता है मैं ऐसे बोलूँ कि भाई मुझे पलवल की मार्केट टारगेट करनी है और पानीपत की टारगेट करनी है, तो मैंने 2 ही एरिया चूज़ किए पूरे हरियाणा में, पलवल और पानीपत। तो ये पलवल और पानीपत जो है ये मेरी टारगेट मार्केट हो जाएगी। यही टारगेट मार्केट मैं एरिया वाइज ना चूज़ करके जेंडर वाइज भी कर सकता हूँ, यानी कि लिंग वाइज। तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि जो मैं सामान बेच रहा हूँ मैं सिर्फ पुरुषों को टारगेट कर रहा हूँ, महिलाओं को नहीं कर रहा, तो पुरुष मेरे टारगेट मार्केट में आ जाएंगे, महिलाएं नहीं आएंगी। या उल्टा भी हो सकता है, कोई मैन्युफैक्चरर हो सकता है कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हो जो सिर्फ महिलाएं यूज़ करती हैं, जैसे कॉस्मेटिक क्रीम्स आप ले लीजिए, तो हो सकता है वो सिर्फ महिलाओं को टारगेट करे, तो उसके लिए महिलाएं टारगेट जो होंगी, मतलब जो महिलाओं की मार्केट है वो उसकी टारगेट मार्केट होगी, पुरुष उसकी टारगेट मार्केट में नहीं आएंगे। यानी आपको समझ में आ गया होगा, टारगेट मार्केट का मतलब है पूरी मार्केट में से कोई भी एक पार्ट चूज़ कर लेना जिसको आप टारगेट करना चाहते हो, और वो चॉइस आपकी उम्र पे आधारित भी हो सकती है, जेंडर वाइज भी हो सकती है, एरिया वाइज भी हो सकती है, और किसी और तरीके से भी हो सकती है। ठीक है, टारगेट मार्केट मीन्स द पार्ट ऑफ मार्केट विच यू आर टारगेटिंग। चलिए सेकंड पॉइंट, अब आपने अपनी टारगेट मार्केट चूज़ कर ली, आपने ये पता कर लिया कि सभी ग्राहकों में से मेरे टारगेट पे कौन से ग्राहक होंगे जिनको मुझे सामान बेचना है। फिर दूसरा कदम ये होता है कि आपको उस मार्केट में से ये सुनिश्चित करना है कि अधिकतम कस्टमर आपके पास ही आएँ, ना सिर्फ आएँ बल्कि आते रहें, और धीरे धीरे उन कस्टमर्स की गिनती भी बढ़ती रहे। यानी उस टारगेट मार्केट में आपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, लुभाना है, आकर्षित करना है अपने प्रोडक्ट से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उस टारगेट मार्केट से आपके पास ही आएँ, और ना सिर्फ आएँ बल्कि फ्यूचर में आते रहें। ठीक है, और ये कब संभव हो पाएगा? ये तब संभव हो पाएगा जब आप ऐसा प्रोडक्ट तैयार करें जो आपकी टारगेट मार्केट के अनुकूल हो, उनके लिए उपयोगी हो, क्योंकि जब उनको वो प्रोडक्ट उपयोगी लगेगा तभी वो आपके पास आएंगे और फ्यूचर में बार बार आते रहेंगे। तो फर्म का काम क्या है? फर्म का काम यहाँ पे ये होता है कि अपने टारगेट मार्केट में जितने भी कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, उनको अपने प्रोडक्ट से खुश रखे और रोज़ रोज़ नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का प्रयास करे, ताकि पुराने कस्टमर भी उसके पास रहें और उसी मार्केट से नए कस्टमर भी आते रहें, ताकि बिज़नेस का जो विकास है, ग्रोथ है, वो लगातार होती रहे। ठीक है बेटा, तो पहला काम टारगेट मार्केट को चूज़ करना, दूसरा काम टारगेट मार्केट के जो कस्टमर्स आपके हैं उनको अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाई करके पुराने कस्टमर्स को तो बार बार बुलाना ही, साथ साथ नए कस्टमर्स को भी आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। ठीक है, फिर तीसरा काम क्या होता है? तीसरा काम है बेटा सुपीरियर वैल्यूज़ क्रिएट करना। ठीक है ना। अब सुपीरियर वैल्यू का क्या मतलब है? देखो बेटा, जो टारगेट मार्केट आपने चूज़ की है उस टारगेट मार्केट के कस्टमर्स को ये विश्वास दिलाना कि ये प्रोडक्ट उनके लिए उपयोगी है, और प्रोडक्ट को वाकई ही उनके लिए उपयोगी बनाना। ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्राहक के लिए सुपीरियर वैल्यू क्रिएट करना, या ये कह लो जितना उपयोगी प्रोडक्ट को आपके कॉम्पिटिटर ने आपकी मार्केट में उतार रखा है, आप उससे ज़्यादा उपयोगी प्रोडक्ट अपने कस्टमर के लिए उतारो, तब आप कह सकते हो कि आपने अच्छी वैल्यू कस्टमर के लिए क्रिएट करी है प्रोडक्ट में। और जितनी ज़्यादा कस्टमर को आपके प्रोडक्ट में वैल्यू दिखेगी, जितना ज़्यादा उसको उपयोगी लगेगा आपका प्रोडक्ट, उतना ही कस्टमर आपके प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित होगा, और जितना वो आकर्षित होगा उतना लंबे समय तक वो आपसे बार बार खरीदता रहेगा। तो आपने पुराने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऑफ़र करनी है, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बनाना है, और पुराने कस्टमर्स को अपने साथ ही रखना है जितना हो सके। प्लस ना सिर्फ पुराने कस्टमर्स को, बल्कि जो आपने प्रोडक्ट उपयोगी बनाया है उसके बारे में कम्युनिकेशन करनी है नए कस्टमर्स को भी, ताकि नए कस्टमर्स भी आपकी फर्म में लगातार आते रहें। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर तीसरा काम क्या है? सुपीरियर वैल्यू क्रिएट करना, और उस वैल्यू को कम्युनिकेट करना अपने ग्राहकों तक, ताकि पुराने ग्राहक भी आपके पास रहें और नए ग्राहक भी आपके पास आते रहें, और आपका जो बिज़नेस है वो ग्रोथ करता रहे। तो ये 3 काम करने हैं बेटा। पहला काम टारगेट मार्केट चूज़ करना, उसके बाद एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना जिससे फर्म के कस्टमर क्या रहें, सेटिस्फाइड रहें, संतुष्ट रहें, और वो कस्टमर्स गिनती में बढ़ते रहें, आपके पास ही आएँ और फ्यूचर में आते भी रहें। और तीसरा, आपने प्रोडक्ट को जितना हो सके अपने टारगेट मार्केट के लिए उपयोगी बनाना, ताकि आपकी टारगेट मार्केट उन सुपीरियर वैल्यूज़ को देखकर जो आपके प्रोडक्ट में उनके लिए हैं आपके पास ही आएँ, और नए कस्टमर्स भी आपके पास लगातार आते रहें। तो ये था बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट की प्रक्रिया में कुछ स्टेप्स। अब ध्यान से देखना, मार्केटिंग मैनेजमेंट को जो आम तौर पे समझा जाता है वो ऐसे समझा जाता है कि देखो हमने पूरी प्रक्रिया में क्या किया,
टारगेट मार्केट में डिमांड बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं, जो हम ये प्रोडक्ट में वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं या फिर अपने कस्टमर को खुश कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट से, वो सब काम हम क्या कर रहे हैं, डिमांड ही तो क्रिएट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की। क्योंकि अगर कस्टमर खुश होगा तो अपने हमारे उत्पाद की मांग करेगा। तो इसका मतलब ये सारा काम उत्पाद माफ़ कीजिए मांग को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है टारगेट मार्केट में। लेकिन मार्केटिंग में तो मार्केटिंग का अर्थ जो लोग निकाल लेते हैं वो यही निकाल लेते हैं कि आमतौर पे मार्केटिंग का मतलब है डिमांड को बढ़ाना, डिमांड क्रिएट करना, पैदा करना या बढ़ाना। लेकिन कुछ परिस्थितियों में मार्केटर को डिमांड कम भी करनी पड़ सकती है। आपको सुन के अजीब लग रहा होगा, आप कहोगे कौन सा बिजनेस ऐसा होता है जो खुद अपनी डिमांड कम करता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ऐसा करना पड़ता है। वो परिस्थिति होती है ओवरफुल डिमांड की, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरफुल डिमांड। ओवरफुल डिमांड का मतलब है कि जितनी डिमांड आप हैंडल कर सकते हो, जितनी डिमांड आप कस्टमर की पूरी कर सकते हो, डिमांड उससे ज़्यादा आ गई। मान लीजिए आप सप्लाई कर सकते हो 1000 यूनिट किसी चीज़ के और डिमांड आ गई 5000 यूनिट की, तो इसका मतलब कुछ कस्टमर आपसे नाराज़ होकर चले जाएंगे, क्योंकि आप तो 1000 ही दे पाओगे, तो बाकी कस्टमर क्या हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। इसका मतलब आप चाहते हो कि डिमांड उतनी ही आए जितनी मैं पूरी कर सकता हूँ। तो अगर आपकी डिमांड मार्केट में आपकी सप्लाई से ज़्यादा हो रही है, जितना आप उत्पाद सप्लाई कर सकते हो उससे ज़्यादा लोगों ने मांग लिया, तो आप कोशिश करते हो कि उन परिस्थितियों में थोड़ा डिमांड को कम किया जाए, ठीक है ना। अब वो डिमांड कम कैसे हो सकती है, उसका तरीका ये है कि आप पहली बात तो डिमांड हमेशा के लिए कम नहीं करनी, डिमांड टेम्परेरी बेसिस पे कम करनी है, अस्थायी रूप पे कम करनी है। अगर आप डिमांड हमेशा के लिए ख़त्म कर दोगे फिर तो आप कस्टमर गवा दोगे। आपको कुछ टाइम के लिए डिमांड कम करनी है, तो कुछ समय के लिए डिमांड कैसे कम कर सकते हैं, देखो उसका तरीका ये है कि जो आप विज्ञापन पे या प्रमोशन पे एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे थे उस खर्चे को कम कर दो, क्योंकि विज्ञापन का आप जितना खर्चा करोगे कस्टमर उतना आकर्षित होगा और उतना ही आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा करेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, आपसे हैंडल नहीं हो रही, तो उस केस में आप प्रमोशन पे थोड़ा खर्चा कम कर दो, आप अपने प्रोडक्ट की ऐड वगैरह कम कर दो, ताकि ग्राहक उससे कम आकर्षित हो और आपकी डिमांड थोड़ी कम हो जाए, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दाम बढ़ा दो, क्योंकि अगर आप प्राइसेस बढ़ा दोगे तो नेचुरली बात है कस्टमर के लिए वो चीज़ महंगी हो जाएगी, तो कस्टमर उसकी डिमांड थोड़ी कम कर देगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं डिमांड को कम करने के। तो सिर्फ मार्केटिंग का मतलब डिमांड बढ़ाना ही नहीं होता, कई परिस्थितियों में मार्केटिंग में डिमांड कम भी करनी पड़ती है। और वो परिस्थितियाँ कब आती हैं, जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाए, डिमांड उससे ज़्यादा हो जाए जितनी आप हैंडल कर सकते हो, और उसको हम बोलते हैं ओवरफुल डिमांड, है ना। फुल से भी ज़्यादा डिमांड आ गई, जितनी मैं पूरी कर सकता था उससे भी ज़्यादा आ गई, तो वहाँ पर कम करनी पड़ेगी। और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी होती हैं जहाँ पर आपकी मार्केट में जो डिमांड होती है आपके प्रोडक्ट की वो इर्रेगुलर होती है। इर्रेगुलर का मतलब अनियमित, ठीक है। जैसा कि मौसमी उत्पादों के केस में होता है, जो सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक मौसम में ज़्यादा बिकते हैं, जैसे कि पंखा, ठीक है ना। ये जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं, ये ऊन की जो स्वेटर वगैरह होती हैं, ये जो कपड़े होते हैं, ये बहुत कम बिकते हैं, क्योंकि मतलब ये सिर्फ उसी सीज़न मौसम में बिकते हैं जो इनका मौसम होता है। जैसे पंखा, एसी वगैरह ये कब बिकेंगे, जब गर्मी होगी। ये जो वुलन की जैकेटें हैं, ये जो स्वेटर हैं, ये कब बिकेंगी, जब सर्दी होगी। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के केस में एक सीज़न में तो डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और दूसरे सीज़न में डिमांड बहुत कम हो जाती है। एक मौसम में तो बहुत तेज़ी से बिकते हैं और दूसरे मौसम में बहुत धीरे बिकते हैं। तो ऐसे बिज़नेस के लिए ये अच्छे संकेत नहीं होते। तो बिज़नेस क्या चाहता है, बिज़नेस चाहता है इनकी डिमांड रेगुलर रहे। लेकिन अब आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, अब स्वेटर गर्मी में कौन खरीदेगा, ठंड में ही तो खरीदेगा, और पंखा कौन ठंड में लेगा, गर्मी में ही लेगा। तो मार्केटर का काम ही यही है, इस डिमांड का जो टाइम पैटर्न है उसको बदलना, यानी कि इस डिमांड को थोड़ा रेगुलर बनाना, जो कि अनियमित है बहुत ज़्यादा, इसको थोड़ा नियमित बनाना। अब आप नियमित कैसे बना सकते हो, यानी कि यहाँ पर मार्केटर चाह रहा है कि थोड़ा बहुत पंखा तो ठंड में भी बिकता रहे, थोड़ी बहुत स्वेटर तो मेरी गर्मी में भी बिकती रहे, ताकि मेरा बिजनेस एकदम से दूसरे सीज़न में बंद ना हो जाए, ठप ना हो जाए। तो उसके लिए मार्केटर क्या कर सकता है, उसके लिए मार्केटर थोड़ा बहुत छोटे मोटे डिस्काउंट दे सकता है। अब आपने देखा होगा जब एसी आप जैसे ठंड का मौसम अब चल रहा है, अगर हम इस मौसम में एसी लेने जाएँ तो हमें सस्ता मिलेगा, ठीक है ना। वो क्यों सस्ता मिलता है, क्योंकि मार्केटर को पता है कि अब कस्टमर को गर्मी तो लग नहीं रही, अब वो अगर एसी ले रहा है तो अगले मौसम के लिए ले रहा है, तो अगर इतना एडवांस में ले रहा है और मुझे कस्टमर को वो चीज़ बेचनी है तो कस्टमर को ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा, है ना, ताकि ठंड में भी थोड़े बहुत एसी तो बिकते रहें। सिमिलरली जो वुलन कपड़े हैं उन पे भी आप छोटे मोटे इंसेंटिव या डिस्काउंट वगैरह देकर उनको थोड़ी बहुत सेल गर्मी में बढ़ा सकते हो, ताकि एकदम से डिमांड अनियमित ना हो जाए।
है ना। हम चाहते हैं डिमांड पूरे सीज़न में थोड़ी थोड़ी तो बनी ही रहे, कम से कम जितना हो सके उसको हम स्टेबल कर दें। तो उसका यही तरीका है कि शॉर्ट टर्म इंसेंटिव देते रहो, यानी डिमांड को हम स्टेबलाइज कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, नियमित बना रहे हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हर बार मार्केटिंग का मतलब डिमांड बढ़ाना नहीं होता या डिमांड क्रिएट करना नहीं होता। हाँ, आमतौर पर मार्केटर जो काम करते हैं वो डिमांड बढ़ाते हैं, उनकी कोशिश यही रहती है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में डिमांड बढ़ाने के अलावा कई बार डिमांड कम भी करनी पड़ सकती है, और कई बार डिमांड को नियमित बनाने के लिए भी कुछ स्टेप्स करने पड़ सकते हैं। तो वो ये सब किस पे डिपेंड करेगा? ये इस पे डिपेंड करेगा कि मार्केट में परिस्थितियाँ किस तरह की हैं, ठीक है ना। अगर आम परिस्थितियां हैं तो आप डिमांड बढ़ाने की कोशिश करोगे, अगर ओवरफुल डिमांड है तो उस केस में आप डिमांड कम करने की कोशिश करोगे, और अगर आपकी डिमांड इर्रेगुलर है जैसा कि मौसमी उत्पादों के केस में होता है, सीजनल प्रोडक्ट्स के केस में, तो वहाँ पर आप डिमांड को थोड़ा रेगुलर बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। तो मार्केटर को मार्केट की स्थिति के हिसाब से डिमांड को मैनेज करना पड़ता है, और इसी को बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। आई होप आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बेटा कहीं भी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो, आपके डाउट्स लेने में मुझे खुशी होगी। धन्यवाद।